जय हिंद। ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ सुप्रभात। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है क्लास 10 की एनसीईआरटी जो पॉलिटी की चैप्टर नंबर 2 है, उस चैप्टर का नाम है संघवाद यानी फेडरलिज्म। और इसी फेडरलिज्म का आज हम अध्ययन करेंगे, जो कि आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ बेनिफिट आपको ये मिलने वाली है कि जो भी आप अनागत में, भविष्य में, फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे, वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन फंसने की संभावना होती है। यहाँ पर आपकी एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, कंसेप्चुअल तैयार होता है। जब एक बार कंसेप्ट आपका तैयार हो जाए तो इसी कंसेप्ट के आधार पर उसका आप उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो समय को न गंवाते हुए हम सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू देखते हैं, परिचय देखते हैं। पिछले अध्याय में चैप्टर नंबर 1 जब हम लोग पढ़ रहे थे पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी, तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देख चुका था कि आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में क्या था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा था। ऊर्ध्वाधर बंटवारा का मतलब होता है वर्टिकल डिवीजन, यानी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार के, शासन के, गवर्नमेंट के जो विभिन्न लेवल थे, विभिन्न टीयर थे, विभिन्न लेवल थे, उसमें वर्टिकल डिवीजन को देखा था। क्या होता है वर्टिकल डिवीजन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वर्टिकल डिवीजन में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो होता है, फर्स्ट लेवल जो होता है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सेकेंड लेवल या टीयर पे होता है राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट होती है। और थर्ड टीयर 1992, 73वें, 74वें संविधान संशोधन में नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएँ जोड़ी गईं, जो हम लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार में पढ़ते हैं। आमतौर पर जनरली इन्हीं तीनों टीयर को मिला करके हम लोग संघवाद के रूप में जानते हैं। संघवाद में क्या होता है कि इसमें एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था, जैसे भारत है, भारत में केंद्र है, राज्य है, स्थानीय सरकार है, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार तीनों एक साथ चलती हैं। संभव भी हो पाता है संघवाद में। यदि संघवाद जैसा कंसेप्ट न रहता तो शायद बहुत मुश्किल होती, और इसी संघवाद का ही देन है कि सारी व्यवस्थाएं अमन चैन से रहती हैं। थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्ट होती है, लेकिन उतना अपना विशालकाय रूप नहीं लेती है जैसा कि हम अन्य समकालीन विश्व में देखते हैं। तो फिर भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है इस अध्याय में। तो इन दोनों बातों को हम लोग, जो पहला टॉपिक है संघवाद क्या है, उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप जो भी क्लास 10 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी पॉलिटी की पढ़ेंगे, उसमें हर लेसन में 4 टॉपिक मेन हैं। कितने टॉपिक हैं? 4 टॉपिक मेन हैं। तो उसी तरीके से जो हमारा पहला टॉपिक होगा, पहला टॉपिक है व्हाट इज फेडरलिज्म, यानी संघवाद क्या है। उसके बाद से दूसरा हमारा टॉपिक कौन सा होगा? दूसरा टॉपिक है भारत में संघीय व्यवस्था, व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद से आता है कि शेष हिस्से में हम पढ़ेंगे कि भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार के बारे में जानने की, समझने की कोशिश करेंगे।
संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करेंगे और इसके बाद अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीतियों का विश्लेषण करेंगे। देखिए यहाँ पे संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीतियों का विश्लेषण करेंगे। अंतिम में हम लोग जा कर के क्या पढ़ेंगे, तो अंतिम में हमारा अध्याय हमारा जो टॉपिक होगा, भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इन इंडिया। अध्याय के अंत में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन के बारे में चर्चा करेंगे। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वह समाप्त होगा। उसके बाद से सबसे जो पहला हम लोगों का टॉपिक है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, संघवाद क्या है। तो संघवाद में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका में अंतर। सत्ता की साझेदारी में ही आप बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर के बारे में देख चुके थे। तो सबसे पहले संघवाद क्या है उसमें यही बताया जाएगा, द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। फिर उसके बाद से पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, एक दूसरे के कैसे अपोजिट हैं, संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। उसके बाद से संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखेंगे। 7 प्रमुख विशेषताएं हैं, अन्य भी बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन इसमें 7 प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के लिहाज से नहीं, देश की राजनीति को, शासन व्यवस्था को समझने के लिए भी यह कंसेप्ट बहुत लाभदायी होगा। उसके बाद से समझेंगे संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती है, यानी संघीय शासन व्यवस्था गठित करने के 2 तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 2 काइंड ऑफ रूट थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। तो चलिए अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं बेल्जियम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं बेल्जियम के संविधान में प्रमुख बदलाव किए गए 1993 में। 1993 में क्या होता है, जो प्रमुख बदलाव किए जाते हैं, की चेंज किए जाते हैं, केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी कर दी जाती है, रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो रिड्यूस किया जाता है, यही पावर दे दिया जाता है प्रांतीय सरकार को, दे दिए जाते हैं टू गिव द पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट। और ये पावर कौन से पावर होते हैं, तो संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होते हैं, संवैधानिक अधिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अधिकार देने के बाद से ही वहाँ पे प्रांतीय सरकार अस्तित्व में आई। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थीं, ठीक है, तब भी उनकी अपनी भूमिका होती थी, अपने अधिकार होते थे। लेकिन एक बात ये है कि उनको केंद्र सरकार द्वारा अधिकार दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। हमेशा यह डर सताता रहता था। इसीलिए 1993 में एक प्रमुख बदलाव किया गया, बड़ा बदलाव किया गया। प्रांतीय सरकारों को एक संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। संवैधानिक अधिकार देने से ये उन लोगों को फ़ायदा हुआ कि प्रांतीय सरकारें अब केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहीं। इस प्रकार एकात्मक शासन की जगह संघात्मक शासन बेल्जियम ने अपना लिया। द शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस तरीके से हम लोग बेल्जियम के संविधान को देख लिए। श्रीलंका में क्या होता है कि श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था ही है, कंटिन्यू टू बी फॉर ऑल, प्रैक्टिकल पर्पज और यूनिटरी सिस्टम, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ की श्रीलंका के जो तमिल नेता थे वह चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। तमिल लीडर वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो फेडरल सिस्टम में देखते हैं कि सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। जो सर्वोच्च सत्ता होती है, जो पावर होती है, केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयाँ, जो भी उसके साथ काम करने वाली यूनिट्स हैं, उनके साथ बांट दी जाती हैं ताकि साथ में चलना संभव हो सके। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। यूजुअली फेडरेशन है,
टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पहला क्या होता है, इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है। पहला जो होती है पूरे देश के लिए होती है। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। सेकेंड क्या होता है भाई, सेकेंड में हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड में फिर राज्य या प्रांत के स्तर की सरकारें होती हैं। फेडरेशन सिस्टम में दो तरह की सरकारें होती हैं। पहला सरकार होती है जो पूरे राष्ट्र के लेवल पे होती है, राष्ट्रीय स्तर पे होती है। दूसरा होती है राज्य या प्रांतीय स्तर पर, जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। यानी पहला और दूसरा सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं, कोई किसी के लिए जवाबदेह नहीं होती है। अर्थात बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। इस अर्थ में संघीय व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। इन दिस सेंस फेडरेशन आर कंस्ट्रेंट कंट्रास्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट। शासन का एक ही स्तर होता है। आप समझते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, तो ये शासन का एक ही स्तर होता है। देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर के काम करती हैं। द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। यानी एकात्मक शासन व्यवस्था में प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जितनी भी इकाइयाँ होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है, शासन एक ही स्तर पर होता है। छठवां पेज देखते हैं। छठवां पेज में दिया है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास आदेश नहीं दे सकती। बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। क्यों? क्योंकि राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वो केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं। तो भाई किसकी जवाबदेह होती हैं? दोनों हो गए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। नोट में लिखा हुआ है कि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 संघीय व्यवस्था वाले देश हैं। इन 25 देशों में दुनिया की लगभग 40% पॉपुलेशन निवास करती है। ठीक है, जैसे ये पूरे 25 देशों के नाम दिए गए हैं। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, संघीय शासन व्यवस्था के 25 देश: कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, सेंट किट्स एंड नेविस, वेनेजुएला, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, माइक्रोनेशिया, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन एंड इसी कड़ी में है ऑस्ट्रिया, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, नाइजीरिया, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, कोमोरोस, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंतिम में है अपना न्यू पापुआ गिनी। ये 25 ऐसे देश हैं जिसमें 40% पूरी दुनिया की जनता निवास करती है और इन्हीं 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था कायम है 193 देशों में से। सोचिए। आठवां पेज चलते हैं, देखते हैं। आठवां पेज में हम लोग देख रहे हैं संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती हैं। देयर आर 2 और मोर लेवल या टायर ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट गिवन सम सिटीजन्स, बट प्रत्येक स्तर का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, जैसे कानून बनाना, कर वसूलना और प्रशासन। तीसरा है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं।
इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। चौथा यहाँ पर है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को ये किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती हैं। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। नेक्स्ट में है अदालत। अदालत को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। कोर्ट हैव द पावर इन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पर विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निभाता है। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों लोगों में डिस्प्यूट होता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वही सुप्रीम कोर्ट निर्णायक भूमिका निभाता है। छठवां है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं कि आप यहाँ से पैसा ले सकते हैं। उसका भी जो सोर्स है डिटरमाइन कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है, स्पेसिफाइड कर दिया गया है। फिर इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। क्या दोहरे उद्देश्य हैं? पहला, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। दूसरा, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इसी कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला क्या महत्वपूर्ण है? तो विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता की साझेदारी के नियमों पर सहमति चाहिए। सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए, सहमति हो ही ना, डिस्प्यूट होगा। दूसरा, इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, अपने अपने अधिकार क्षेत्र पर भरोसा है कि हाँ भाई ठीक है। नहीं भरोसा होगा, वो सोचेगा ऐसा तो नहीं हमारा काम आकर के कर दे रहा है, तो समस्याएं हो सकती हैं। और जब समस्याएं हो जाएंगी राज्य और केंद्र में विभिन्न स्तरों की सरकारों में, तो जो निर्णायक भूमिका होती है वह सुप्रीम कोर्ट निभाता है। फिर दिया है आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष भरोसा और साथ रहने पर सहमति, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। नोट में दिया है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म की होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी सब तरह एक ही तरह का होता है भारत की तरह। यह मुख्यतः ऐतिहासिक संदर्भों पर निर्भर करता है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित की जाती है। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इस तरीके से हम लोगों का जो पहला टॉपिक है वह समाप्त होता है। कल हम लोग बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।